हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वानी एंड वेलकम टू ई फॉर इंग्लिश। आज का हमारा लेसन है पंक्चुएशन, जिसे हम पंक्चुएशन मार्क भी कहते हैं और इसे हम हिंदी में विराम चिन्ह भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पंक्चुएशन क्या होता है और इसके टाइप्स क्या हैं और किस तरह से ये इंग्लिश ग्रामर में यूज़ किए जाते हैं। तो ये सब कवर होगा आज की इस वीडियो में। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी सपोर्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, पंक्चुएशन। सो पंक्चुएशन को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं, थोड़ा इसका बेसिक समझ लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि आपको डिफरेंट फेस एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स कि आप किसी को देखकर आप पता कर सकते हो कि ये नाराज है पर्सन या फिर गुस्से में है, वो देखकर पता कर सकते हो। तो इमोशंस को, फीलिंग्स को हम देखकर पता कर सकते हैं और बोलकर भी हम दूसरे की फीलिंग्स को समझ सकते हैं कि वो गुस्से में है, खुशी में है। तो ये सब हम बोलकर भी कर सकते हैं। तो इमोशंस को बोलकर किस तरह से हम बता सकते हैं, वो है आपकी टोन, मतलब आपका लहजा। बोलते हुए आपकी टोन कैसी है वो बताती है आपकी इमोशंस। जैसे कि अगर आप किसी से गुस्से में हो तो आपकी टोन ज़्यादा हो जाती है, हाई हो जाती है। अगर आप पोलाइटली बात कर रहे हो तो आपकी टोन नीचे हो जाती है। मतलब टोन, जो लहजा है बात करने का, वो आपकी इमोशंस को बताता है, आपकी फीलिंग्स को बताता है। तो आपकी फीलिंग्स और आपकी इमोशंस हम देखकर कंफर्म कर सकते हैं पर्सन को, और बोलने के ढंग से कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी फीलिंग्स को लिखते हो और कोई दूसरा उसको पढ़ रहा हो, तो उसको कैसे पता लगेगा कि आप उससे किस वे में बात करना चाहते हो, कि आपकी कोई स्टेटमेंट पढ़ते हुए उस टाइम आपकी फीलिंग्स क्या थी। तो ये फीलिंग्स जो हैं, जो आप लिखकर बताते हो, तो उन फीलिंग्स को पढ़ने वाले को वैसे ही दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए हम पंक्चुएशन यूज़ करते हैं। तो पंक्चुएशन क्या है? इट इज़ यूज टू शो फीलिंग्स। ये आपकी फीलिंग्स को दिखाने के लिए कि जो आपने बात की है तब उस टाइम आपकी फीलिंग्स कैसे थी, किस तरह से आप मतलब ये चीज़ बोल रहे थे किसी के सामने जो आपने लिख कर बताई है, तो वो पंक्चुएशन के थ्रू बताते हैं राइटिंग में। सो विदाउट पंक्चुएशन इंग्लिश इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड। और पंक्चुएशन के बिना इंग्लिश जो है वो समझनी बहुत मुश्किल है। जैसे लेट्स ईट रिया। अब यहाँ पर देखिए, जो फुल स्टॉप है वो भी एक पंक्चुएशन मार्क है, लेकिन यहाँ पर इन बिटवीन कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, लेट्स ईट रिया, अगर इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं तो मतलब बनता है चलो रिया खाओ, मतलब रिया को खाने की बात हो रही है। तो चलो रिया खाओ तो मीनिंगलेस हो गया। ऐसे ही अगर यहाँ पर हम कॉमा लगा देते हैं तो लेट्स ईट रिया, चलो खाते हैं रिया। अब यहाँ पर कॉमा लगाने से ही मीनिंग चेंज हो गया। दैट मीन्स कि पंक्चुएशन जो है आपकी फीलिंग्स को तो बताता है, लेकिन साथ के साथ ये भी बताता है कि उस कॉन्वर्सेशन में, जो आप कॉन्वर्सेशन राइटिंग में प्रेजेंट कर रहे हो, तो उस कॉन्वर्सेशन में आप क्या एग्जैक्टली कहना चाहते हो, मतलब क्या मीनिंगफुल बात करना चाहते हो, जिससे कि पढ़ने वाले को एग्जैक्टली वही पता लगे जो आप उससे कहना चाहते हो। तो पंक्चुएशन आपकी फीलिंग्स को बताने के साथ साथ मीनिंग भी बताता है कि आपका कहने का मतलब क्या है। तो ये है पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन क्या है? Punctuation is a system of symbols that we use in writing in order to express our feelings in written English. तो punctuation क्या है? Punctuation
प्रतीकों की वह प्रणाली है, मतलब वो सिंबल्स हैं जिसका उपयोग हम लिखित रूप में अपनी भावनाओं को लिखित अंग्रेजी में व्यक्त करने के लिए करते हैं। मतलब हम अंग्रेजी में लिखते तो हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम अंग्रेजी में कुछ सिंबल्स यूज करते हैं जिससे कि वो मीनिंगफुल हो जाए। These symbols help to tell feelings and emotions. ये प्रतीक भावनाओं को बताने में मदद करते हैं। We use these symbols to enhance sentences and add clarity. हम इन प्रतीकों का उपयोग वाक्यों को समझने और स्पष्टता जोड़ने के लिए करते हैं कि अगर हम इन सिंबल्स को अपनी कॉन्वर्सेशन में, रिटन कॉन्वर्सेशन में यूज़ नहीं करेंगे तो उसका अर्थ ही, उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स ये हमें उस सेंटेंस की क्लैरिटी देते हैं कि आप दूसरे से क्या बात करना चाहते हो। There are 15 punctuation marks in English. English में टोटल 15 punctuation marks हैं और वो हैं जैसे फुल स्टॉप, पीरियड जिसे हम डॉट के थ्रू रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब इसका सिंबल क्या है, डॉट, क्वेश्चन मार्क और इसका सिंबल है इस तरह से, एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब एक स्टैंडिंग लाइन और नीचे डॉट, कॉमा और ये सिंबल है कॉमा का, सेमीकॉलन, सेमीकॉलन में कॉमा और ऊपर डॉट आ जाएगा, कॉलन, कॉलन का सिंबल है 2 डॉट्स, क्वेटेशन मार्क्स, क्वेटेशन मार्क्स में क्या है, इस तरह से इन्वर्टेड कॉमास होंगे और ये इस तरह से होगा, एपोस्ट्रॉफी सिर्फ एक सिंगल कॉमा ऊपर की तरफ, एलिप्सिस 3 डॉट्स होंगे नीचे की साइड, डैश जो होगा वो एक स्लिपिंग लाइन है, थोड़ी लॉन्ग है, हाइफन, हाइफन भी स्लिपिंग लाइन है लेकिन डैश से थोड़ी छोटी, पैरेंथेसिस में इस तरह से ये होगी इसकी सिंबल, ब्रेसेस में इस तरह से सिंबल होगा और ब्रैकेट्स में इस तरह से होगा सिंबल और लास्ट है स्लैश, स्लैश का सिंबल है ये। अब हम इन्हें देखते हैं कि किस तरह से हम इन्हें यूज करते हैं सेंटेंसेस में, रिटन सेंटेंसेस में। और यहाँ पर देखिए जो फुल स्टॉप है, पीरियड है और क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, ये जो तीनों हैं ये यूज किए जाते हैं सेंटेंस की एंडिंग में, मतलब जब सेंटेंस खत्म हो जाता है वहां पर हम ये मार्क्स यूज करते हैं। और ये जो 3 हैं, कॉमा, सेमीकॉलन और कॉलन, ये तीनों ये यूज करते हैं पॉज इन ए सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के बीच में हम यूज करते हैं लेकिन पॉज लेने के लिए, मतलब रुकने के लिए। सबसे पहला है हमारा फुल स्टॉप, पीरियड जिसे हम डॉट के थ्रू याद रखते हैं, ये इसका सिंबल है और ये यूज किया जाता है एंडिंग ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस की एंडिंग में। अब हम इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन द स्टेटमेंट इज कंप्लीट, ये यूज किया जाता है, ये डॉट तब यूज किया जाता है सेंटेंस की एंडिंग में जब आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट होती है, मतलब जिसमें पूरा मीनिंग डाल दिया गया होता है स्टेटमेंट में, वहां पर हम ये डॉट यूज करते हैं लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल, वी वेंट टू द मार्केट, अब यहाँ पर देखिए लास्ट में डॉट पुट ऑन किया है, दैट मीन्स कि ये सेंटेंस जो है ये मीनिंगफुल है, स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। और इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं हम बाजार गए, तो दैट मीन्स स्टेटमेंट कंप्लीट है, तो यहाँ पर हमने लास्ट में डॉट यूज कर दिया। अब ऐसे ही ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, स्टेटमेंट कंप्लीट है और यहाँ पर हमने डॉट लगा दिया। ऐसे ही आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, यहां पर भी जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट है और उसके बाद हमने डॉट लगा दिया है। तो ये तो है ये कहाँ पे लगाया जाता है, लेकिन जब आप ये पंक्चुएशन मार्क यूज करते हो तो आप किस तरह से सेंटेंस को पढ़ते हो। तो फुल स्टॉप में ये होता है, फुल स्टॉप में पंक्चुएशन को पढ़ा जाता है, लेकिन किस तरह से, अगर आप फुल स्टॉप लगा देते हो सेंटेंस के बाद और उसके बाद एक दूसरा सेंटेंस आता है तो आपको फुल स्टॉप के बाद थोड़ा पॉज लेना है।
तो पॉज लेना ही जो है पंक्चुएशन को बताता है। जैसे वी वेंट टू द मार्केट, तो आपने पॉज लिया थोड़ा सा। ओपन द डोर, आई एम रीडिंग अ बुक, तो दैट मीन्स जहां पर फुल स्टॉप आ रहा है वहां पर आपको थोड़ी देर रुकना है, उसके बाद आपको दूसरा सेंटेंस बोलना है। तो ये है पंक्चुएशन को पढ़ना। कौन सा पंक्चुएशन? फुल स्टॉप को, जिसमें आपको पॉज लेना होता है। सो टेक पॉज आफ्टर फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप के बाद आपको पॉज लेना है। नेक्स्ट है कि हम फुल स्टॉप का और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है एब्रीविएशंस के लिए। एब्रीविएशंस क्या होती है कि अगर कोई लॉन्ग वर्ड है उसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं कि उस लॉन्ग वर्ड के लेटर्स, कुछ लेटर्स स्टार्टिंग के या फिर कुछ एंडिंग के यूज़ करके हम उसकी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। तो एब्रीविएशंस जो होती है लॉन्ग वर्ड्स की, या तो ये विदाउट द फुल स्टॉप लिख सकते हैं या फिर फुल स्टॉप के साथ लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम टाइमिंग यूज़ करते हैं 10 AM 4 PM, ठीक है। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए हम यूज़ करते हैं एब्रीविएशन E.G. ऐसे ही एटसेट्रा सॉन के लिए हम यूज़ करते हैं ETC. और इन अदर वर्ड्स दैट इज़ मतलब अर्थात किसी का मीनिंग आपको अगर समझाना हो इंग्लिश में, तो वहाँ पर हम ये वर्ड्स लिखने की बजाय हम यूज़ करते हैं I.E. तो AM को हम कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स दोनों में लिख सकते हैं, और विथ और विदाउट द फुल स्टॉप लिख सकते हैं। जैसे अगर हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं तो फुल स्टॉप के साथ या फुल स्टॉप के बिना भी लिख सकते हैं। कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं तो फुल स्टॉप के साथ और फुल स्टॉप के बिना भी लिख सकते हैं। ऐसे ही PM है आफ्टर मिड डे, मतलब दोपहर के बाद, तो वहाँ पर भी हम स्मॉल लेटर्स में विद और विदाउट द फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर्स में भी विद और विदाउट द फुल स्टॉप लिख सकते हैं। तो दोनों ही सही हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है उसका मतलब होता है उदाहरण के लिए, तो यहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगाना ही पड़ेगा। ETC जो है इसका मतलब है आदि, सो ऑन। इन अदर वर्ड्स और दैट इज को शो करने के लिए, अर्थात को शो करने के लिए हम यूज करते हैं I.E. ऐसे ही हम पर्सनल टाइटल्स के लिए, जैसे किसी का नाम लिखते हैं, किसी मेल पर्सन का नाम लिखते हैं, किसी फीमेल पर्सन का नाम लिखते हैं, तो उनके आगे हम मिस्टर, मिसेस, मिस लगाते हैं। तो ये सब पर्सनल टाइटल्स होते हैं। जैसे मिस्टर का M, जो मिस्टर है वर्ड, उसका M सबसे पहला लेटर है और R जो है वो लास्ट लेटर है। तो दोनों ही लेटर लिए और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। मिस्टर, डॉक्टर के लिए भी हमने D और R लिया, डॉक्टर। ऐसे ही मिसेस, MRS. मिसेस। और मिस जो है वो है मिस्ट्रेस, मतलब जो अनमैरिड फीमेल होती है उसके लिए हम मिस्ट्रेस यूज़ करते हैं, जो मैरिड फीमेल होती है उसके लिए हम मिसेस यूज़ करते हैं। और इसको हम विदाउट द फुल स्टॉप भी यूज़ कर सकते हैं, MR, DR और MRS, मतलब दोनों ही तरह से लिख सकते हैं। ऐसे ही एजुकेशनल जो एब्रीविएशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल BA, इसको बोलते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो ये हमेशा कैप्स में लिखी जाती हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखी जाती हैं। कभी भी एजुकेशनल एब्रीविएशंस जो हैं वो स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखी जाती, और इनको हम विद और विदाउट द फुल स्टॉप लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। MA है मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो विद और विदाउट द फुल स्टॉप। MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये है विद और विदाउट फुल स्टॉप। नेक्स्ट है कंसिस्ट ओनली ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ ए वर्ड, जो वर्ड का फर्स्ट पार्ट कंसिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मंडे लिखते हो, डेज ऑफ ए वीक है, तो मंडे के सिर्फ 3 लेटर्स हम यूज करेंगे, लास्ट में डॉट लगा देंगे, तो ये अंडरस्टूड है कि इसका मतलब है मंडे। नेक्स्ट है जैन, दैट मीन्स जनवरी, तो यहाँ पर भी फर्स्ट 3 लेटर्स उसके बाद डॉट। नेक्स्ट है आवर, तो यहाँ पर HR डॉट लगाएंगे, सेकंड में SEC डॉट,
और मिनट में MIN डॉट, मिनट। तो ये थी एब्रीविएशंस। नेक्स्ट हमारा पंक्चुएशन मार्क है क्वेश्चन मार्क, जो कि सेंटेंस की एंडिंग में लगता है और इसका सिंबल ये है। तो क्वेश्चन मार्क जो होता है, इट इंडिकेट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन यूज्ड फॉर इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट। मतलब उस स्टेटमेंट के लिए यूज किया जाता है जहां पर अगर आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो रिटन में, वहां पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और क्वेश्चन मार्क को किस तरह से पढ़ा जाता है पंक्चुएशन मार्क में, वो भी देखते हैं। अब जैसे व्हेन डिड यू गो टू द मार्केट, अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन मार्क लग जाता है तो इसको टोन जो है पढ़ने की वो डिफरेंट हो जाएगी, जैसे कि आप दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो। इसी को ही हम पंक्चुएशन मार्क बोलते हैं। पंक्चुएशन जो है उसमें पढ़ने का जो आपका लहजा है, उस सेंटेंस को पढ़ने का लहजा जो है रिटन में, वो पंक्चुएशन के थ्रू पता लगता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो आप इसे इस तरह से पढ़ोगे, व्हेन डिड यू गो टू द मार्केट, जिससे कि पता लग रहा है पढ़ने से कि आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो। आप बाजार कब गए, व्हाई डोंट यू ओपन द डोर, आप दरवाजा क्यों नहीं खोलते, वेयर कैन आई रीड ए बुक, मैं एक पुस्तक कहां पढ़ सकता हूं। तो यहां पर देखिए जो आपका टोन है वो क्वेश्चन मार्क देखते ही चेंज हो गई। दैट मीन्स आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल क्या है, स्टैंडिंग लाइन और उसके नीचे डॉट, और ये कहाँ यूज किया जाता है, सेंटेंस की एंडिंग में। अब हम देखते हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क कब यूज किया जाता है। ये यूज किया जाता है सडन इमोशन, सरप्राइज या एंगर को दिखाने के लिए। जो एकदम से आप किसी चीज को देखकर हैरान हो जाते हो और आपके मुंह से एकदम से वर्ड निकलता है, उसको दिखाने के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी भी रिटन स्टेटमेंट में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है तो उसको किस तरह से पढ़ा जाता है वो अब आपने देखना है कि आपकी सडन इमोशन दिखाई दे। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर आप किसी चीज़ को देखकर एकदम से सरप्राइज्ड हो गए और आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप बोलते हो वाओ। लेकिन एक्साइटमेंट दिखाने के लिए, मतलब सडन इमोशन दिखाने के लिए आप बोलोगे वाओ। तो ये है एक्सक्लेमेशन मार्क को पढ़ने का ढंग। तो वाओ, वाह। ऐसे ही व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, ये भी आपकी सडन इमोशन है। कितना सुंदर घर है, एकदम से अचानक आपके सामने कोई सरप्राइज आ जाना। नेक्स्ट है हाउ फास्ट यू रन, आप कितनी तेजी से भागे। अब यहां पर देखिए जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो आपकी सडन इमोशन, एकदम से जो आपको पता भी नहीं है कोई चीज हो रही है कि या ऐसा वो कर सकता है, और उसके लिए आपके मुंह से कुछ वर्ड्स निकलते हैं कि आप सरप्राइज्ड हो जाओ। तो ये है एक्सक्लेमेशन मार्क और इस तरह से इसे पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है कॉमा। कॉमा यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस में पॉज लेने के लिए, और ये सेंटेंस के इन बिटवीन यूज किया जाता है। तो कॉमा का यूज हम कहाँ करते हैं, इट इंडिकेट्स अ ब्रीफ पॉज। ये इंडिकेट्स करता है पॉज को। ब्रीफ पॉज क्या होता है, वर्णन करना, मतलब एक सेंटेंस में बीच में थोड़ा थोड़ा पॉज लेते रहना, उसे हम बोलेंगे ब्रीफ पॉज। लेकिन पॉज हम फुल स्टॉप में भी ले रहे थे, लेकिन जो फुल स्टॉप का पॉज है वो कॉमा के पॉज से थोड़ा ज़्यादा लंबा था, मतलब वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा देर का पॉज ले जाता है। लेकिन यहाँ पर कॉमा में हम जो पॉज लेंगे वो फुल स्टॉप से कम समय का होगा। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ यूज टू सेपरेट आइटम्स एंड वर्ब फ्रेजेस इन ए सेंटेंस। ये सेंटेंस में आइटम्स को सेपरेट करने के लिए, मतलब अगर दो से ज़्यादा आइटम्स दी गई हो रिटन में, उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं। या फिर वर्ब फ्रेजेस को, मतलब एक ही व्यक्ति अगर एक ही सेंटेंस में अलग अलग कार्य कर रहा हो, मतलब एक सब्जेक्ट को सिर्फ एक बार लिखना है, उसके बाद अलग अलग उसके कार्य एक ही सेंटेंस में लिख देने हैं, उसको हम वर्ब फ्रेजेस बोलेंगे। तो वर्ब फ्रेजेस को अलग करने के लिए भी हम कॉमा यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही बॉट मिल्क, बिस्किट्स, केक
एंड ब्रेड। अब यहाँ पर 4 आइटम्स हैं, लास्ट की जो 4th आइटम है उससे पहले हम एंड लगा देंगे और उससे भी पहले हम कॉमा यूज़ करेंगे। तो एंड लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप उससे पहले कॉमा यूज़ नहीं करोगे, वहाँ पर आप कॉमा यूज़ करोगे अगर 2 से ज़्यादा आइटम्स हैं, उस केस में लास्ट आइटम से पहले आप एंड लगाओगे और उससे पहले कॉमा लगाओगे। तो इसका मतलब है उसने दूध, बिस्किट, केक और ब्रेड खरीदी। तो यहाँ पर आप पॉज किस तरह से लोगे, बिल्कुल शॉर्ट लोगे। ही बॉट मिल्क, बिस्किट्स, केक एंड ब्रेड, उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप। अगर 2 आइटम्स हैं तो वहाँ पर आप एंड लगाओगे। ही बॉट मिल्क एंड बिस्किट्स, उसने दूध और बिस्किट खरीदे। यहाँ पर हम कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि आइटम सिर्फ 2 हैं। अब है वर्ब फ्रेजेस, मतलब एक ही पर्सन डिफरेंट कार्य कर रहा है। He went to the market, purchased some books and reached home on time. तो लास्ट की जो उसकी वर्ब फ्रेज है वहाँ पर हमने एंड लगाया है और उससे पहले कॉमा लगाया है क्योंकि 1 2 3 2 से ज़्यादा वर्ब फ्रेजेस हैं, इसीलिए। वह बाजार गया, कुछ किताबें खरीदी और समय पर घर पहुंच गया। तो यहाँ पर हम किस तरह से पढ़ेंगे? He went to the market, purchased some books and reached home on time. Uses with words that introduce a sentence. तो words के साथ यूज किया जाता है जो सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, yes, you can go there. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्या आप वहां जा सकते हो, तो उसका पूरी स्टेटमेंट का रिप्लाई आप दोगे यस, उसके बाद कॉमा, यू कैन गो देयर, तुम वहां जा सकते हो, हाँ आप वहां जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपने कोई स्टेटमेंट पूछी और उस पूरी स्टेटमेंट का रिप्लाई होगा नो, और उसको आप और ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हो, आई कैन नॉट गेट दैट, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो यहां पर देखिए नो के बाद आपने पॉज लिया, आई कैन नॉट गेट दैट। नेक्स्ट है कॉमा, ब्रीफ पॉज में यूज किया जाता है टू सेपरेट एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स क्या होती है? नॉट ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, फाइनली, ये एक एडवर्ब है। फाइनली ही रीच्ड होम, यहाँ पर एडवर्ब जो फाइनली है यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे कि लास्ट में फाइनली, अंत में वह घर पहुंचा, अंत में वह घर पहुंचा। तो अंत में क्या है? एक एडवर्ब है। अनफॉर्चुनेटली ही मेट विद एन एक्सीडेंट, दुर्भाग्य से वह एक दुर्घटना के साथ मिला। होपफुली कॉमा, ही विल पास दिस एग्जाम, उम्मीद है वह इस परीक्षा को पास कर लेगा। तो देखिए यहाँ दुर्भाग्य से, उम्मीद है, ये सब क्या है? ये एडवर्ब्स हैं। तो अगर आप एडवर्ब्स लगाते हो तो उसके बाद आप कॉमा यूज करोगे, और कॉमा को किस तरह से पढ़ा जाता है? एक ब्रीफ पॉज की तरह। फाइनली ही रीच्ड होम, अनफॉर्चुनेटली ही मेट विद एन एक्सीडेंट, होपफुली ही विल पास दिस एग्जाम। नेक्स्ट है यूज टू सेपरेट लिंकिंग वर्ड्स। लिंकिंग वर्ड्स कौन से होते हैं? जैसे जो 2 सेंटेंसेस हैं उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉन्टेड टू सी दिस प्लेस, हाउएवर शी कुड नॉट गो देयर, वह इस जगह को देखना चाहती थी हालांकि वो वहां नहीं जा सकी। तो यहाँ पर हालांकि मतलब ये एक लिंकिंग वर्ड है जो दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है। तो जैसे ही वांटेड टू सी दिस प्लेस, ये एक सेंटेंस जो है ये कंप्लीट स्टेटमेंट को बता रहा है, इसीलिए यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया है। उसके बाद एक ऐसा लिंकिंग वर्ड जो दूसरी स्टेटमेंट को भी इससे जोड़ रहा है। शी कुड नॉट गो देयर, कहाँ जाना चाहती थी? दिस प्लेस। तो मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो इससे लिंक्ड है, तो इसको लिंक करने के लिए हमने वर्ड यूज किया है हाउएवर। तो हाउएवर अगर आप लिखते हो तो एच कैप्स में लिखोगे फुल स्टॉप के बाद, उसके बाद कॉमा लगाओगे। और ऐसे ही नेक्स्ट है, शी इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, देयरफॉर शी हैज पास्ड दिस कॉम्पिटिशन।
देयरफॉर वह एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वह एक मेधावी छात्रा है, इसलिए उसने यह प्रतियोगिता पास की है। तो यहाँ पर देयरफॉर क्या है, एक लिंकिंग वर्ड है जो दोनों स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़ रहा है। पहली स्टेटमेंट अगर हम ऐसे ही लिखेंगे तो ये एक फुल स्टेटमेंट है, मीनिंगफुल स्टेटमेंट है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट जो है वो पहली स्टेटमेंट पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है। तो इसको इससे जोड़ने के लिए हमने वर्ड यूज किया है देयरफॉर, इसलिए कि वह एक मेधावी छात्रा है, इसलिए उसने यह प्रतियोगिता पास की है। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक स्टेटमेंट है, वह इस जगह को देखना चाहती थी, हालांकि वह वहाँ नहीं जा सकी। तो यहाँ पर जैसे कि हमने स्टेटमेंट में ये जो है स्टेटमेंट ये डिपेंडेंट है पहली स्टेटमेंट के ऊपर। तो शी वांटेड टू सी दिस प्लेस, हाउएवर शी कुड नॉट गो देयर। अगर आप यहाँ पर शी सबसे पहले लिखते हो, शी वांटेड टू सी दिस प्लेस फुल स्टॉप शी, उसके बाद आप कॉमा फिर से लगाओगे, हाउएवर फिर कॉमा लगाओगे, कुड नॉट गो देयर। मतलब हाउएवर को आप नेक्स्ट स्टेटमेंट में जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके बीच में भी सब्जेक्ट के बाद लिख सकते हो। उस केस में आपको इसके हाउएवर के दोनों साइड आपको कॉमा लगाना होगा, तो दोनों तरह से आप लिख सकते हो। ऐसे ही हाउएवर को हम एंड में भी लिख सकते हैं। शी वांटेड टू सी दिस प्लेस, शी कुड नॉट गो देयर, फिर कॉमा लगाओगे, फिर हाउएवर लगाओगे, उसके बाद आप फुल स्टॉप लगाओगे। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आप लिंकिंग वर्ड यूज कर रहे हो उसको आप सेकंड सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा सकते हो, या फिर सेकंड सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद में लगा सकते हो, या तो सेकंड सेंटेंस में लास्ट में लगा सकते हो। लेकिन वहाँ पर कॉमा किस तरह से यूज करना है ये आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट है कि हम कॉमा का यूज कहाँ करते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान से समझना। कॉमा का यूज करते हैं हम क्लॉजेस के साथ। क्लॉजेस क्या होते हैं कि वो स्टेटमेंट जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होती हैं, मतलब कर्ता और क्रिया ये दोनों होती है, वो स्टेटमेंट क्या बनाती है, क्लॉजेस। तो क्लॉजेस जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है मतलब जिसमें कंप्लीट आइडिया हो, और एक डिपेंडेंट होता है मतलब जो मीनिंगफुल ना हो, जो किसी दूसरे स्टेटमेंट पे डिपेंड हो अपने मीनिंग को ट्रांसफर करने के लिए, उसे बोलते हैं डिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होगा वो एक कंप्लीट आइडिया देता है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो इनकम्प्लीट आइडिया देता है। अब डिपेंडेंट क्लॉज जो है अपने आइडिया को कंप्लीट करने के लिए ये ज्वाइन करता है इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ और एक कंप्लीट आइडिया ट्रांसफर करता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करते हो, दो आपको इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दिए गए हैं, दोनों को आपने ज्वाइन करना है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए आप यूज करोगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, ये होता है बट, फॉर, और, येट, सो, एंड, नॉर। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है जो दो कंप्लीट आइडियाज को आपस में ज्वाइन करता है। लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कोई भी एक यूज करते हो तो उसका रूल ये है कि सबसे पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद आप कॉमा लगाओगे, उसके बाद आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाओगे कोई भी, फिर उसके बाद आप इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाओगे। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाने से पहले आप कॉमा यूज करोगे। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसका इंतजार किया लेकिन वह कभी नहीं आया। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं, मैंने उसका इंतजार किया लेकिन वह कभी नहीं आया, दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों को ज्वाइन के लिए बट यूज किया गया है। लेकिन तो बट अगर आप लगाते हो तो इसका रूल क्या है कि पहला जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसके बाद आप कॉमा लगाओगे, तो यहाँ पर कॉमा लगना था। तो ये हो जाएगा आई वेटेड फॉर हिम बट ही नेवर केम। अब यहाँ पर देखिए मैंने कॉमा के बाद थोड़ा पॉज लिया, ब्रीफ पॉज लिया, उसके बाद मैंने फुल स्टेटमेंट को पढ़ा। नेक्स्ट है, उसने उसे चाय की पेशकश की और उसने इसे स्वीकार कर लिया। He offered him a tea and he accepted it. अब यहाँ पर देखिए दोनों ही he accepted it, he offered him a tea,
ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। अब यहाँ पर एंड से पहले कॉमा लगेगा। ही ऑफर्ड हिम अ टी एंड ही एक्सेप्टेड इट। तो इस तरह से इसे पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है, अगर आप वन डिपेंडेंट और वन इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करते हो, उस टाइम में हम क्या करेंगे कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसके बाद आप कॉमा लगाओगे, फिर आप इंडिपेंडेंट क्लॉज का यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल, जैसे जो डिपेंडेंट होगा वो हमेशा इफ से स्टार्ट होता है, जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड कॉमा यू माइट पास योर एग्जामिनेशन। यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप अपनी परीक्षा पास कर सकते हैं। अब इफ से स्टार्ट हुआ और अनलेस से स्टार्ट होगा, अनलेस यू फिनिश योर वर्क यू कैन नॉट गो एनीवेयर। जब तक, अनलेस मतलब जब तक आप अपना काम पूरा नहीं करते आप कहीं नहीं जा सकते। अब ऐसे ही इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर सबसे पहले आता है और डिपेंडेंट क्लॉज बाद में आता है, उस केस में आई वॉज वेरी सैड व्हेन आई हर्ड दिस न्यूज़। यह समाचार सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तो यहाँ पर हम कॉमा यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम कॉमा यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे डिपेंडेंट क्लॉज के बाद। अगर डिपेंडेंट क्लॉज सबसे पहले आता है तो डिपेंडेंट क्लॉज या तो फिर इफ़ से स्टार्ट होता है हमेशा, या फिर अनलेस, या फिर कोई और वर्ड आ जाता है, जब तक आप ये नहीं करते, यदि आप ऐसा करते हो तो, मतलब ये डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं वो अगर पहले आते हैं और डिपेंडेंट बाद में आता है, उस केस में आप कॉमा नहीं लगाओगे। आई वॉज वेरी सैड व्हेन आई हर्ड दिस न्यूज़, तो यहाँ पर कोई भी ब्रीफ पॉज नहीं लिया जाएगा, सो नो कॉमा। नेक्स्ट है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लॉजेस। तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लॉजेस क्या होते हैं? वो क्लॉजेस जिनकी हमें ज़रूरत होती है किसी स्टेटमेंट में, और वो क्लॉजेस जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, दैट मैन इज़ अ डॉक्टर हु मेट अस यस्टरडे। वह आदमी एक डॉक्टर है जो कल हमसे मिला था। अब वह आदमी किसे बोला गया है? इस स्टेटमेंट के थ्रू हमें पता लग रहा है जो कल हमें मिला था। तो ये एक एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज है, तो इस केस में हम कॉमा यूज नहीं करेंगे। सो यहाँ पर हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे? देखिए, दैट मैन इज ए डॉक्टर हु मेट अस यस्टरडे। तो यहाँ पर मैंने कहीं भी पॉज नहीं लिया है। नेक्स्ट है, ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे विच वॉज हिज 18th बर्थडे। उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया जो उनका 18वां जन्मदिन था। तो इस केस में देखिए, ये चीज़ मेंशन करने की हमें ज़रूरत नहीं थी, तो ये एक नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज है। तो इसके बिना भी ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे, इसकी स्टेटमेंट जो है ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे, ये मीनिंगफुल है, कंप्लीट आइडिया है, तो इसको इस स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं थी विच वॉज हिज 18th बर्थडे। तो इसके बिना भी पहली स्टेटमेंट कंप्लीट थी। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट यूज़ हो रही है तो उस केस में हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट है, माई फ्रेंड whom you met at my home has got a job। तो इस केस में देखिए, यहाँ पर ये जो इन बिटवीन यूज़ हो रखा है क्लॉज, ये एक नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज है, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। तो इसके बिना भी ये स्टेटमेंट कंप्लीट थी, माई फ्रेंड हैज़ गॉट ए जॉब। लेकिन हमने बीच में ये लाइन लगा दी, whom you met at my home, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब हम अगर लिख भी रहे हैं तब भी कोई मतलब मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। तो उस केस में अगर हम इसे लिखते हैं तो यहाँ पर दोनों साइड कॉमा यूज़ होगा। मेरे मित्र जिनसे आप मेरे घर पर मिले थे उन्हें नौकरी मिली है। माई फ्रेंड whom you met at my home has got a job। तो यहाँ पर दोनों साइड कॉमा यूज़ होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर लास्ट में आता है नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज, उस केस में उससे पहले आप कॉमा यूज़ करोगे। अगर इन बिटवीन आता है तो इसके दोनों साइड आप कॉमा यूज़ करोगे। यूज़ कॉमास विद डेट्स, एड्रेसेस एंड नंबर्स। तो डेट्स के साथ भी यूज़ करते हैं, जैसे ही वॉज बॉर्न ऑन December 10th, उसके बाद कॉमा 2008,
अगर किसी का एड्रेस बताते हैं, प्लीज़ सेंड दिस लेटर एट 708 स्प्रिंग स्ट्रीट, कॉमा पीतमपुरा, कॉमा न्यू दिल्ली, ठीक है। ऐसे ही अगर नंबर्स बताते हैं जैसे 7000, तो उस केस में 7 के बाद आप 0 लगा दोगे, तो ये 1000 शो करने के लिए 7000, ठीक है। और ये 1 लाख, तो यहाँ पर कॉमा और फिर कॉमा। देयर इज़ वन मोर यूज़ ऑफ कॉमा, जो कि हम क्वोटेशन मार्क पढ़ने के बाद देखेंगे कि इसका एक दूसरा यूज़ क्या है। अब है सेमीकोलन। सेमीकोलन में हम कॉमा, कॉमा के ऊपर डॉट यूज़ करते हैं। तो सेमीकोलन का यूज़ किया जाता है टू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। जैसे रिया इज़ ए टीचर, हर ब्रदर इज़ ए डॉक्टर। अब यहाँ पर देखिए दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। रिया एक टीचर है, उसका भाई एक डॉक्टर है, तो दोनों को आपस में ज्वाइन करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज करेंगे, कॉमा के ऊपर डॉट। तो इसे हम पढ़ेंगे इस तरह से, रिया इज ए टीचर, हर ब्रदर इज ए डॉक्टर। आई थॉट इट वॉज गुड, शी थॉट इट वॉज नॉट गुड। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि अच्छा था, उसने सोचा कि अच्छा नहीं था। तो इस केस में भी हम सेमीकोलन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी हल्का सा पॉज लिया जाता है, जैसे आई थॉट इट वॉज गुड, शी थॉट इट वॉज नॉट गुड। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा स्लाइटली पॉज लेंगे। आई हैव टू ईट केक, आइसक्रीम एंड कैंडीज, बट आई डोंट लाइक चॉकलेट्स। मुझे केक, आइसक्रीम और कैंडीज खाना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है। तो इस केस में देखिए, आई लव टू ईट केक, आइसक्रीम एंड कैंडीज। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ किया क्योंकि दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बट यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी यूज़ हुआ है। लेकिन आई डोंट लाइक चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है, ये कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसलिए यहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है, अब जैसे कि हम पहले पढ़ चुके थे कॉमा का यूज़ कहाँ यूज़ किया जाता है। जैसे शी वांटेड टू सी दिस प्लेस, अब ये लिंकिंग वर्ड है। हाउएवर शी कुड नॉट गो देयर। अब इस केस में हमने हाउएवर का एच कैप्स में लिखा है क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप है। अगर आप सेमीकोलन का यूज़ करते हो तो एच जो हो जाएगा वो स्मॉल हो जाएगा और बाकी सेम एज सच रहेगा। ऐसे ही शी इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप के बाद अगर आप सेमीकोलन लगाते हो तो देयर का टी स्मॉल में हो जाएगा। तो अगर आप सेमीकोलन का भी यूज़ करते हो तो वो भी सही है। तो उस केस में आपने सिर्फ लिंकिंग जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो आप स्मॉल में लिखोगे। अब है कॉलन, जो 2 डॉट्स होते हैं, तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड आफ्टर एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू इंट्रोड्यूस सीरीज एंड इंफॉर्मेशन। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई हैव मैनी आइटम्स, कौन कौन सी आइटम्स हैं, बुक्स, पेन्स, पेंसिल्स एंड इरेजर्स एट्सेट्रा। तो यहाँ पर आइटम्स बताया जा रहा है, उसके बाद आइटम्स के बारे में मेंशन किया जा रहा है। मतलब ये एक सीरीज को इंट्रोड्यूस कर रहा है। मतलब आप एक पूरी आइटम्स की लिस्ट बता रहे हो तो उससे पहले आप लिख रहे हो कि आई हैव मैनी आइटम्स, इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसके बाद आप कॉलन यूज करोगे। तो यहाँ पर आप कॉलम लगाओगे। नेक्स्ट है, इन योर एग्जाम यू मस्ट फॉलो द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। अब फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, ये भी एक सीरीज में है, तो यहाँ पर भी आप कॉलन का यूज़ करोगे। यूज़ ब्लू पेन ओनली, रीड द पैसेज केयरफुली एंड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शंस के बाद कॉलन यूज़ करोगे। नेक्स्ट है, ही सेज डोंट प्लक द फ्लावर्स। अब यहाँ पर देखिए ये क्वोटेशन मार्क्स हैं कि स्टेटमेंट सेम। क्वोटेशन मार्क जो होता है ये भी एक सिंबल है जो कि यूज़ किया जाता है जब आप सेम वही स्टेटमेंट बोल रहे होते हो कि जो आपको पर्सन ने बोली थी। तो उस केस में उसने कहा, यहाँ पर हम कॉलन का यूज़ करेंगे। ही सेज कॉलन देन डोंट प्लक द फ्लावर्स। लेट मी मेक दिस क्लियर, if you fail to make a collage in a given time, I am taking away all your photos. अब यहाँ पर क्लियर के बाद लेट मी मेक दिस क्लियर। अब क्लियर करने के बाद आपने पूरा सीरीज बताया कि अगर आपने ऐसे नहीं किया तो मैं ऐसा कर लूँगा। तो इस स्टेटमेंट में क्या है, आप कॉलन यूज़ करोगे।
नेक्स्ट है क्विटेशन मार्क्स। तो क्विटेशन मार्क्स का यूज़ कहाँ किया जाता है? तो क्विटेशन मार्क का यूज़ किया जाता है एक डायरेक्ट क्विटेशन के लिए, वर्ड फॉर वर्ड, मतलब वो स्टेटमेंट जो कि पर्सन ने सेम आपके साथ बोली होती है और आप उसको थर्ड पर्सन को बता रहे हो सेम उसी तरीके से जिस तरह से उसने आपको बोला होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई डोंट केयर। अब यहाँ पर देखिए आई डोंट केयर, अब उसने जैसे बोला आपने वैसे ही थर्ड पर्सन को बताया, सेम एग्जैक्टली वही वर्ड्स। इसे हम क्विटेशन मार्क्स में लिखते हैं। इस तरह से हम कॉमास यूज़ करते हैं, एक इन्वर्टेड कॉमास, फिर इस तरह से कॉमास, क्लोजिंग कॉमास। तो इन दोनों कॉमास में हम स्टेटमेंट को लिखते हैं कि उसकी स्टेटमेंट उसने इस ढंग से बोला था। तो यहाँ पर ही सेड के बाद आप कॉमा लगाओगे, देन क्विटेशन मार्क्स लगाकर आप उसकी स्टेटमेंट लिखोगे। Wasn't it Michael who wrote, "It was the best time, it was the worst time"? अब ये माइकल के वर्ड्स थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके वर्ड्स को हमने इन्वर्टेड मतलब कॉमास में हमने लिखा है, टू साइड्स कॉमास लगाए हैं, उसकी सेम स्टेटमेंट को लिखा है। और यहाँ पर हु रोट के बाद हमने उससे पहले कॉमा लगाया है। इस चीज़ में आपने ये याद रखना है कि अगर आप क्विटेशन मार्क्स का यूज़ करते हो और उससे पहले लिखते हो हु रोट या ही सैड, ही सेज, उसके बाद आप कॉमा लगाओगे, फिर आप इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करोगे क्विटेशन मार्क्स को दिखाने के लिए। एक चीज़ और इसमें याद रखना है कि यहाँ पर देखिए आपने फुल स्टॉप जो है वो कॉमास के अंदर, क्विटेशन मार्क्स के अंदर यूज़ किया है, और यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट थी और यहाँ पर आपने क्वेश्चन मार्क यूज़ किया है। तो क्वेश्चन मार्क जो है वो कॉमास के बाहर है, तो ये बाहर क्यों है? तो दोनों में ये डिफरेंस है कि ये स्टेटमेंट जो है ये सेम वही स्टेटमेंट है जो उसने बोली थी, तो इसका लिंक इस स्टेटमेंट से नहीं है, आई डोंट केयर। लेकिन क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है जो बाहर है कि ये स्टेटमेंट जो है इसका लिंक पहले स्टेटमेंट से है। Wasn't it Michael who wrote? क्या ये माइकल नहीं था जिसने ये लिखा? फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, मतलब ये पूरी स्टेटमेंट को आपने क्वेश्चन मार्क किया है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। She said my favorite subject is English। अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश को स्मॉल जो सिंगल क्विटेशन मार्क्स है यहाँ पे यूज़ किया रखा है, क्योंकि अगर आप डबल क्विटेशन मार्क्स में कुछ एक और क्विटेशन मार्क यूज़ कर रहे हो उस केस में आप सिंगल क्विटेशन मार्क यूज़ करोगे। उससे पहले आपको याद है कि क्विटेशन मार्क को स्टार्ट करने से पहले आप कॉमा लगाओगे। और यहाँ पर स्टेटमेंट यहाँ कंप्लीट है, किसी पे डिपेंड नहीं है, इसलिए जो फुल स्टॉप है वो क्विटेशन मार्क्स के अंदर है। सो देयर इज़ वन मोर यूज़ ऑफ कॉमा एंड कॉलन। अब जैसे कि हम पहले पीछे पढ़ चुके हैं कि कॉमा और कॉलन का एक और यूज़ है, लेकिन वो हम करेंगे क्विटेशन मार्क्स के बाद। तो वो क्या है? जैसे ही सैड आई डोंट केयर। अब क्विटेशन मार्क्स का मतलब आपको समझ आ गया है कि एग्जैक्टली वही वर्ड्स बोलने जो कि आपको किसी ने बोले थे। अब यहाँ पर उसने कहा, तो क्विटेशन मार्क्स के पहले हम कहा के बाद कॉमा यूज़ करेंगे। कॉमा की जगह आप कॉलन भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही सही हैं, लेकिन ज़्यादातर हम कॉमा यूज़ करते हैं, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है अपोस्ट्रॉफी, जो कि एक सिंगल कॉमा होता है। तो अपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया जाता है फॉर पोजेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। पोजेशन मतलब किसी चीज़ का अपना होना। फॉर एग्जाम्पल रियाज बुक, रिया की बुक, अगर सिंगुलर है तो वहाँ पर हम अपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। अगर प्लूरल है, एक से ज़्यादा है नाउन, उस केस में आप सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगाओगे। गर्ल्स ड्रेसेस, और यहाँ पे सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस। गैरीज पेन। तो ये है पोजेशन, पोजेसिव नाउन्स। अब नेक्स्ट है कि अपोस्ट्रॉफी का यूज़ और कहाँ कर सकते हैं, जैसे दैट पेन इज़ हर्स, हिज मोबाइल इज़ मोर चीपर देन आर्स, दिस टेबल इज़ योर्स। अब हर्स, आर्स, योर्स, ये सब क्या है?
पोजेशन बताते हैं, लेकिन ये पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। और पोजेशन केस में क्या होता है, ये स्टेटमेंट के लास्ट में यूज़ किए जाते हैं और इनके साथ कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं होता, इसीलिए ये पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। तो हर्स, योर्स, आर्स, इट्स, देयर्स, ये सब पोसेसिव प्रोनाउंस हैं। लेकिन दैट इज हर पेन, तो इस केस में हर क्या है, ये एक पोजेसिव एडजेक्टिव है जिसके साथ हमने पेन यूज़ किया है, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। फॉलोड बाय समथिंग, तो पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी ऑब्जेक्ट के साथ फॉलो होता है। नेक्स्ट है कि हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ कहाँ करते हैं, तो जैसे आई एम अ डॉक्टर, और यहाँ पर आई एम को शो करने के लिए हम एपोस्ट्रॉफी एम शॉर्ट फॉर्म मतलब कॉन्ट्रैक्शन, पोजेशन के लिए हमें पता लग गया है। अब कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गया कि इसको कॉन्ट्रैक्शन में लिखना, मतलब शॉर्ट फॉर्म एम अपोस्ट्रॉफी एम। ऐसे शी इज़ डूइंग हर होमवर्क, तो शी इज़ को शी अपोस्ट्रॉफी एस शी इज़, तो ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हो गई। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पर दे फिर अपोस्ट्रॉफी आर, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, या फिर हम इसको लिख सकते हैं दे आरंट प्लेइंग फुटबॉल, मतलब नॉट को शो करने के लिए एन अपोस्ट्रॉफी टी लगा सकते हैं। तो ये सब है कॉन्ट्रैक्शन। तो ऐसे ही दे डोंट वांट टू प्ले, तो यहाँ पे नॉट को हम अपोस्ट्रॉफी टी लगा देते हैं, दे डोंट वांट टू प्ले। और ऐसे ही और इसकी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ही वुड को शो करने के लिए ही, फिर अपोस्ट्रॉफी डी, आई हैव आई अपोस्ट्रॉफी वी ई, यू आर को शो करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्शन इसकी फॉर्म है, आई वुड हैव की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ये है, आई एम नॉट आई एंट, शी विल नॉट शी वॉन्ट, शैल नॉट को हम शैंट बोलते हैं, इट इज़ इट्स, एंड इट हैज़ बीन इट्स बीन। अब ये सब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट है पंक्चुएशन मार्क एलिप्सिस, जिसमें 3 डॉट्स होते हैं। तो एलिप्सिस का यूज़ किस लिए किया जाता है, द ओमिशन ऑफ ए वर्ड, फ्रेज, लाइन और पैराग्राफ फ्रॉम अ कोटेड पैसेज। तो पैराग्राफ एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इन सब को निकालने के लिए, मतलब इनको अगर ना भी लिखा जाए तो उसकी जगह हम ये एलिप्सिस यूज़ कर सकते हैं, मतलब सो ऑन, जिसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल शी सेड आई लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनानास बिकॉज दे आर ऑल फ्रूट्स। अब ये सेम स्टेटमेंट है इसलिए क्वोटेशन मार्क्स में है, उससे पहले कॉमा यूज़ हो रखा है, ये भी आपको पता है। तो यहाँ पर अगर हम एलिप्सिस यूज़ करते हैं तो वो कहाँ पे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट को ही इसी स्टेटमेंट की ओमिशन कर दी है। तो शी सेड आई लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड बनानास, फिर उसके बाद ये 3 डॉट्स लगाए, फिर फुल स्टॉप, देन क्वोटेशन मार्क। अब ऐसे ही वी वेंट टू द टाउन, शॉप्ड, एट लंच एंड अराइव्ड होम आफ्टर मिडनाइट। अब यहाँ पर वी वेंट टू द टाउन, देन एलिप्सिस, एंड अराइव्ड होम आफ्टर मिडनाइट, मतलब शॉप्ड, एट लंच, तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका हमने ओमिशन कर दिया है। नेक्स्ट है मतलब निकाल दिया है, तो सो ऑन मतलब ये किया। तो आई नेवर थॉट शी कैन डू दिस। अब यहाँ पर आई नेवर थॉट के बाद हमने डॉट डॉट लगा, आई नेवर थॉट, देन डॉट डॉट डॉट, मतलब एलिप्सिस, मतलब जो किसी को पता भी होगा कि ये कर सकता है तो उसको लिखने की मतलब ऐसे ज़रूरत नहीं होती, तो उस केस में हम एलिप्सिस मतलब डॉट्स का यूज़ करते हैं। ऐसे ही है डैश, जो एक लॉन्ग हाइफन की तरह होता है। तो डैश का हम यूज़ कहाँ करते हैं, टू शो रेंज ऑफ ईयर्स, टाइम, डेट्स, या टू डिनोट सडन चेंज ऑफ थॉट और टू ऐड एडिशनल इंफॉर्मेशन, या तो ईयर्स, टाइम या डेट्स को दिखाने के लिए, या फिर एकदम से आपकी थॉट चेंज हो जानी, या फिर कोई अलग आइडिया डाल रहे हो, तो उस केस में आप डैश यूज़ करोगे। अब जैसे 1980 रेंज हो गया ईयर्स की, 1980 से लेके 1990 तक, तो ये रेंज हो गई। ऐसे ही 10 AM to 12 PM, 20th August to 28th September, एंड उसके बाद है माई फ्रेंड ऑलवेज गोज विद मी टू प्ले इन द प्ले ग्राउंड बट ही डोंट हेल्प मी इन माई क्लास वर्क, मतलब ये एकदम से सडन चेंज हो गया थॉट में, तो यहाँ पर भी हमने हाइफन लगा दिया।
अब उसके बाद है शौर्य विल ट्रैवल टू कनाडा दिस वीक, हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड। अब यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी है कि वह कनाडा नेक्स्ट वीक ट्रैवल करेगा और उसका यह पहला ट्रिप है अब्रॉड का। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई, तो उस केस में भी डैश का यूज़ हो गया है। अब है हाइफन जो कि शॉर्ट होता है डैश से, तो उस केस में टू ज्वाइन वर्ड्स और वर्ड पार्ट्स, मतलब उनको ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे 61, 22, ये क्या है, नंबर्स हैं, इनको ज्वाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और ऐसे ही नंबर्स 21 से 99 तक जितने भी हैं वहाँ पर हम हाइफन लगाते हैं। और जैसे अगर हम फ्रैक्शंस बताते हैं, जैसे 2/3, 1/4, उस केस में भी हम हाइफन यूज़ करते हैं फ्रैक्शंस के केस में। आप जैसे 7 ईयर ओल्ड, सन इन लॉ, किड फ्रेंडली, वेल नॉन, ये हो गए 2 या मोर वर्ड्स दैट हैव बीन कंबाइंड टू बी अंडरस्टूड, कि ये 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को कंबाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि एक मीनिंग बनता है। नेक्स्ट है पैरेंथेसिस, जिसे हम राउंड ब्रैकेट्स भी कहते हैं। तो पैरेंथेसिस जो पंक्चुएशन मार्क है वो किस लिए यूज़ करते हैं, सेपरेट्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो कि सेंटेंस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को सेपरेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, यस्टरडे आई मेट माय बेस्ट फ्रेंड रोहन इन कॉलेज। अब बेस्ट फ्रेंड तो लिखा है, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालने के लिए, मतलब उसका नाम लिखने के लिए हमने उसको ब्रैकेट्स में लिख दिया, ये है पैरेंथेसिस। अब नेक्स्ट है ही गेव मी अ नाइस बोनस, तो बोनस कितना है 500 रुपीज़, तो ये ब्रैकेट में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई, तो इसको ब्रैकेट्स में लिख दिया। ऐसे ही ब्रेसेस हैं, इसे हम कर्ली ब्रैकेट्स बोलते हैं। तो ब्रेसेस का यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में टू इंडिकेट चॉइसेस और प्रेफरेंस। अगर हम किसी डिफरेंट आइटम्स में से किसी एक की चॉइस करते हैं, उस केस में हम ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, या फिर प्रेफरेंस के लिए। फॉर एग्जांपल, सिलेक्ट वन आइटम, आप डिफरेंट आइटम्स दे दी हैं, उनको हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे क्योंकि हमने एक आइटम सिलेक्ट करनी है, तो ये प्रेफरेंस या फिर चॉइस हो गई। एंड वेट फॉर योर टर्न। नेक्स्ट है ब्रैकेट्स, जो कि रेक्टेंगल में होती हैं, जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कहते हैं, और इसका हम यूज़ करते हैं बाय द एडिटर टू इंडिकेट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को इंडिकेट करने के लिए, लेकिन एडिटर यूज़ करते हैं। और ब्रैकेट्स आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली विद इन कोटेड मटेरियल, तो कोटेड मटेरियल के अंदर यूज़ की जाती है। और ब्रैकेट्स आर फार लेस कॉमन देन पैरेंथेसिस, लेकिन ये बहुत ही लेस कॉमन होती है, बहुत कम यूज़ की जाती है। जैसे ही शुक हैंड्स विद हिज सन अली, राइट, तो ये यहाँ पर हिज सन जो है ये ब्रैकेट्स में हमने लिख दिया है, जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और ऐसे ही दिस बुक स्टेट्स दैट व्हेन क्लाइंबिंग इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू बी केयरफुल। क्लाइंबिंग इट मतलब ट्री, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी केयरफुल। तो कोई बुक है जो स्टेट कर रही है, मतलब ये ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो एडिटर यूज़ करते हैं। अब है स्लैश, जो कि पंक्चुएशन मार्क है, और इसका जो सिंबल है वो इस तरह से है। और स्लैश का हम यूज़ करते हैं टू सेपरेट द डे, मंथ एंड ईयर। अगर तीनों एक साथ लिखे जाते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। और स्लैश का मतलब होता है और। तो द डेट टुडे इज़ 26/2/2021, तो यहाँ पर ये सेपरेट किए गए हैं स्लैश से। प्लीज़ एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स व्हेन ही शी अराइव्स, ही और शी मतलब या, ठीक है, मेल या फीमेल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पंक्चुएशन मार्क्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।